हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे राजन सीरीज का जो विज्ञान का हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आज हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों का कंप्लीट वीडियो। एक प्रकार से मैराथन बोल सकते हैं, जिसमें हम सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से, है ना। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो कि 2023 में आया हुआ है। क्या दिया गया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर जैसे समझ रहा है कि बारिश का पानी, है ना। तो इसके हार्वेस्टिंग का आशय क्या है कि पानी को जमा करने का एक तरीका है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसका मतलब है पानी को इकट्ठा करने का यह एक तरीका है, जिससे इस्तेमाल से क्या होता है, बाढ़ में खेती के लिए किया जाता है ना। बाढ़ नहीं, बाद में हो जाएगा, यहाँ पे खेती के लिए किया जाता है। इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है, इससे धरती में पानी का स्तर भी बढ़ जाता है। तो रेन वाटर का मतलब क्या है कि जो बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा करने का, जमा करने का एक तरीका है, जिसके इस्तेमाल से हम बाद में क्या करते हैं, खेती कर सकते हैं। और इस विधि में जल का संरक्षण भी किया जाता है, और इससे धरती का जो लेवल होता है पानी का, वो भी अप होता है, मतलब बढ़ता है। समझ में आ गया होगा। तो रेन वाटर का मतलब ही है बारिश का पानी, और हार्वेस्टिंग का मतलब है एकत्रित करना उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होता है? तो आप पढ़े होंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना, जो मेनली है 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में क्या होता है, पदार्थ का जो आज जैसे कि मान लो कुर्सी है, मेज है ना, मान लो ये कुर्सी है, हमने बना दिया ऐसे ही। तो इसमें क्या होगा, इसमें आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। और जो मान लो ये जल है ना, द्रव है, तो ये क्या होगा, ये द्रव है। तो द्रव का क्या होता है, आयतन तो निश्चित है, मतलब इस पानी को आप जिस भी आकृति के बर्तन में आप डालेंगे वो उसी आकृति में उतना ही पानी हो जाएगा। तो उसका जो आयतन है निश्चित है, लेकिन द्रव की आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित है परंतु आकृति निश्चित नहीं? तो कौन अवस्था बनेगी? द्रव। और जो गैस होता है उसमें आयतन और जो है आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये सभी 2023 के क्वेश्चन है। दोलन गति किसे कहते हैं? तो दोलन गति का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु, जैसे कि आप देखे होंगे जो घड़ी आती है ना, अलार्म वाली बड़ी वाली, उसमें ये पेंडुलम बोला जाता है, जो कि क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करता है, गति करता रहता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया दोलन गति का कि किसी आधार से लटकी हुई कोई वस्तु, जैसे कि मैंने बताया कि ये वस्तु है, ये लटकी हुई है अपनी विरामावस्था से इधर उधर, जैसे कि ये इधर उधर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इसकी जो गति है क्या कहलाएगी? दोलन गति। तो किसी आधार से लटकी हुई कोई वस्तु अपनी विरामावस्था के इधर उधर जब गति करती है तो वस्तु की गति क्या कहलाती है? दोलन गति। और इसका उदाहरण मैंने बताया अभी कि दीवार घड़ी में हिलता हुआ जो है पेंडुलम, है ना, अलार्म वाला, ये कहलाता है, इसकी गति क्या है? दोलन गति। समझ में आ गया होगा। अगला यौगिक किसे कहते हैं? केमिस्ट्री क्वेश्चन है। वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलके बने होते हैं और उनका एक निश्चित अनुपात होता है, तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे आप पढ़ोगे जल एक यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है ना, हाइड्रोजन H2 है, तो 2, और अनुपात ऑक्सीजन का कितना है? 1 अणु। तो ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो यह क्या है? यौगिक है। तो जल एक यौगिक होता है। अगला, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सले गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो मरे हुए सड़े गले स्थानों के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये रहा, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो अभी आप पढ़े थे कि है ना, दोलन गति। जैसे कि कोई वस्तु है
और ये इसकी माध्य स्थिति है विरामावस्था में, ये इसके दोनों ओर क्या करे, इसे गति करे, तो इस वस्तु की गति क्या कहलाती है, दोलन गति। तो जब भी कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो वस्तु की वह गति क्या कहलाती है, दोलन गति। क्लियर। अगला, तल छठीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो आइए देखते हैं तल छठीकरण का प्रक्रिया क्या है। द्रव्य में आबिले ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही क्या कहलाता है, तल छठीकरण कहलाता है ना। क्या होता है कि द्रव्य में जो आबिले ठोस पदार्थ होते हैं मिश्रण, उनको में जो पदार्थ हैं हल्की या भारी, दो अलग अलग पदार्थ, उनके अवयवों को अलग अलग निथारना ही क्या कहलाता है, तल छठीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में कौन सी गति होती है, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति का मतलब क्या है कि जब कोई भी वस्तु क्या करे, एक ही बिंदु के चारों ओर क्या करे, रोटेट करती रहे, है ना, मतलब इसका ये पॉइंट फिक्स हो, तो ये गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति। जैसे आप देखें लट्टू, ये हो गया मान लो लट्टू, ये लट्टू है, तो इसका जो ये पॉइंट है ये फिक्स है और इसी के चारों ओर ये घूम रहा है, तो इसकी गति कैसी कहलाती है, घूर्णन गति। ऐसे ही एक गति होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है, जब कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वो घूम रही, जैसे वस्तु घूम रही, जैसे आप पढ़े हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। जबकि घूर्णन गति में क्या होगा, एक ही बिंदु पर वो वस्तु स्वयं क्या करेगी, अक्ष पे अपने अक्ष, एक प्रकार से कह सकते हो अपने अक्ष पर घूमना ही। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमे, है ना, तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, उस गति को। और इसका एग्जाम्पल है घूमते हुए लट्टू की गति। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या है अगला, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो आप जानते होंगे कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, है ना। तो कौन कौन, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा, जिन्हें हम सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो 5, आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, हमारी त्वचा। अगला क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वायरस। वायरस क्या होता है, अगर बाहर पड़ा हुआ है तो क्या होता है, निर्जीव, और जैसे ही उसको जो है क्या मिलती है, किसी की शरीर मिल जाती है, जैसे उसकी एंट्री शरीर के अंदर जाती है, वो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, विषाणु को कहते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो लाइकेन होता है उसे क्या कहते हैं। तो लाइकेन क्या होता है, एक सहजीवी होता है, किसका, ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। अगला, पुष्प के नर अंग का नाम क्या होता है। तो पुष्प के नर अंग का नाम होता है पुंकेसर, जबकि मादा के जो होता है, पुष्प का जो मादा अंग होता है उसको कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है ना। पुष्प के नर अंग का भाग क्या कहलाता है, पुंकेसर, और जो मादा होता है, पुष्प का जो मादा अंग होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अगला, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं, ये पूछा गया है। तो बताओ, ठोस पदार्थ, अभी आपको हमने बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं मेनली मानी गई हैं, बाकी तो 5 हैं, है ना, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर ठोस की बात करें तो उसका आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। तो ये पूछा है कैसे होते हैं, तो निश्चित होते हैं, है ना। अगला, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग आप जानते होंगे, उसमें पर्णहरिम पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसके कारण जो है पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। चलिए फास्टली करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इतना समय है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है ना। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी, अभी आप पढ़े थे, विषाणु, वायरस। पुष्प के नर अंग का नाम, अच्छा है, तो वही पार्ट है, आ गया फिर से। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। ये रहा, पत्तियों का रंग क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हरा होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद क्या हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन, है ना। क्या करते हैं पौधे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में पर्णहरिम की क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। याद रखेंगे, ये ग्लूकोज का सूत्र है ना। यही फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है। और क्या बनाता है, जल बनाता है। अभी आगे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया को और डिटेल समझेंगे। आगे, पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम लिखो। तो पौधे में क्या क्या होता है, जड़ होता है, रूट होती है, तना है, पत्ती है, फूल है और फल है ना। अब जानते हैं पौधे के मेन पार्ट क्या है, जड़ है, उसमें जो क्या करती है, पौधों के को जो क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है और जल को भी संचय करती है। तना है, पत्ती भी है, फूल और फल, ये जल के प्रमुख भाग हैं। अगला हम लेते हैं क्वेश्चन, ये रहा,
परागण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो परागण में जो गुणसूत्र होते हैं, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों में अलग होते हैं। जैसे कि आप मनुष्य में पढ़े हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, या संख्या में 46 होती है ना। जिसमें क्या होते हैं, 22 जोड़ी समसूत्री होते हैं और एक अलग होता है, जो है ना, महिलाओं में अलग होता है, पुरुषों में अलग। महिलाओं में क्या होता है, XX होता है और पुरुषों में XY होता है। वैसे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या है। तो ड्रोसोफिला में कितना है? 8 गुणसूत्र। मक्का में कितना? 20। टमाटर में 24 और आलू के पौधे में 48 होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी आप ये क्वेश्चन पढ़े थे, अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो उनको भी देख लेना। और यह किस पदार्थ की बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम में। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका में पाई जाती है। समझ रहे हैं ना, किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति सेल वॉल को ये पाई जाती है कोशिका, पादप कोशिका में। और कोशिका भित्ति जो बनी होती है प्रायः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है? ये पौधे का सबसे कठोरतम पार्ट होता है, जिसमें अगर पूछे जल की मात्रा तो जल की मात्रा 0% होती है। जल की मात्रा कितनी होती है? सेलुलोज में 0% होती है। और ये पौधे का बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होता है ना। और ये किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में, और ये सेलुलोज की बनी होती है। समझ गया मैं आगे होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जंतु और पौधों में समानता बताइए। तो जंतु और पौधों में समानता देखिए, दोनों क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं पहला चीज़ तो जंतु तथा पौधों दोनों में क्या होती है? समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। जबकि मनुष्य में अगर देखें और पौधे में, तो एक लिमिट के बाद क्या होता है? उनकी जो वृद्धि होती है वो रुक भी जाती है। तो पहला क्या हो गया? वृद्धि होती है दोनों में, जंतु पौधों दोनों में। दूसरा, आकार की बात करें तो जंतुओं का आकार अनिश्चित है ना। जंतु का आकार निश्चित अवस्था में फैलता है, जबकि जो पौधे हैं उनका आकार विशाल रूप में ले लेता है। आप देखते हैं कि आदमी की जो हाइट होती है, आकार एक समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है, जबकि पौधों में निरंतर कह सकते हैं कि विकास होता रहता है। अगला, श्वसन क्रिया। तो पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन पौधे श्वसन क्रिया के बाद क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जबकि जंतुओं की बात करें, जैसे कि ह्यूमन की बात करें, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है ये भी, जंतु और पौधों में समानता। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्प क्या है? तो पुष्प क्या है? पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। बिल्कुल, पत्तियों के रूपांतरण को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ये ज़रूर याद रखना कि पत्तियों के रूपांतरण को ही पुष्प कहते हैं, और ये पुष्प का जो है पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। कौन? पुष्प। समझ में आया? पुष्प जो होता है ये पौधों का सबसे आकर्षक भाग है, और पत्तियों का रूपांतरित रूप ही क्या होता है? पुष्प होता है। ये जरूर याद रखना कि पत्तियों के रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे पुष्प कहते हैं। अगला, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? तो खिड़कियों में साधारण या फिर जिसे मृदु कांच कहते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अगला, सजीव किसे कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, है ना। सजीव में क्या होता है कि ये चल फिर सकते हैं, स्थान चेंज कर सकते हैं, है ना, श्वसन क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं ये क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें वृद्धि होती है, पोषण क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। मतलब कि सजीव किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सजीव वे पदार्थ हैं या वे वहाँ होते हैं जिनमें वृद्धि होती है, पोषण क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया होती है, और इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ये सब क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। चलिए वहीं बात करें निर्जीव किसे कहते हैं? तो वह वस्तुएं जिनमें क्या होता है? जीवन नहीं होता है, निर्जीव कहलाते हैं। जैसे कि मेज़ है, कुर्सी है, वाहन है। आप पढ़े होंगे छोटी क्लासों में पहले, बहुत पहले। ये क्या होता है निर्जीव? कि जो अपना स्थान चेंज नहीं कर सकते, है ना, वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। जिनमें पोषण, वृद्धि, इन सब की कोई क्रिया नहीं होती। जैसे मेज़ है तो इसमें कोई पोषण क्रिया तो होगी नहीं, है ना वृद्धि होगी इसमें, जैसे बनी रहेगी वैसे की वैसे समय के साथ भी रहेगी। अगला, जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? तो जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? ये भूमि से जल और खनिज लवणों का क्या करती है? अवशोषण। मैंने अभी बताया था पहले ही, है ना, जब आप पढ़े थे कि एक पौधे के प्रमुख भाग बताइए। तो भूमि से जल और खनिज लवणों का क्या करना? अवशोषण करना। ये जो है जड़ का प्रमुख कार्य है, पहला। और दूसरा अगर बात करें तो ये मैंने बताया था ना कि ये पौधों को जो है स्थिरता भी प्रदान करती है, मतलब उनको खड़े रहने में मदद भी करती है। तो पौधों को भूमि में स्थिर भी रखती है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। तो जड़ का अगर प्रमुख कार्य पूछा जाए एक केवल, तो क्या है वो? जल और खनिज लवण का क्या करती है? अवशोषण करती है।
और भी पूछा जाए तो आप ये कह सकते हो कि ये पौधे को भूमि में स्थिर भी रखती है। अगला, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो मुकुलन है, खंडन है, बीजाणु द्वारा है और कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन पूछता है। कायिक में क्या होता है, जब हम किसी की पौधा हो उसके तने को काट दें, जैसे गन्ने को, और लगा दें अलग अलग, तो एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, है ना। एक बडिंग है। बडिंग में क्या होता है, मान लो कोई पार्ट है यहाँ पे और इसको इसे बीच से काट दिया जाए, तो इसका फिर जो अलग अलग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फिर अपना एक नया नया अलग अलग ये तैयार हो जाएगा। तो ये हम कहते हैं इसको बडिंग प्रोसेस। खंडन में काट के बीच बीच से काट के लगा दें, और बीज के द्वारा भी, है ना। तो ये अलग अलग विधियाँ हैं, मुकुलन है, खंडन है, बीजाणु है और कायिक परिवर्धन। अगला, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो आप स्लो कर लेना, वैसे समय है नहीं, है ना आपके पास। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, बार बार क्लास को देखें, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। इन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होकर आएगा, क्लियर है एकदम, है ना। लास्ट में 1-2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे मैराथन के तौर पर भी। तो वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति का एक उदाहरण दीजिए। अभी मैंने बताया था पहले ही कि जो वृत्तीय गति होती है उसमें क्या होता है कि एक वस्तु के चारों ओर कोई दूसरी वस्तु घूमती है, तो उसकी वो, जैसे मान लो सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ये कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। जबकि घूर्णन गति में क्या होता है, अपने अक्ष पर ही कोई बिंदु क्या करता है, घूमता है। जैसे कि लट्टू वाला एग्जाम्पल पढ़े थे आप, है ना। ये क्या होता है, एक ही पॉइंट के चारों ओर घूमता रहता है, तो इसकी गति लट्टू की क्या कहलाती है? घूर्णन गति। जबकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो गति करना है, चक्कर लगाना, क्या कहलाता है? वृत्तीय गति। क्लियर। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण वाली, ये रिएक्शन जरूर याद करना, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखना केवल। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में और जल को ग्रहण करते हैं, और सूर्य के प्रकाश और हरित लोक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ये देखो C6H12O6 से क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं और जल का निर्माण करते हैं। तो ये रिएक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना परमाणु लेता है? 6। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मतलब जल के कितने? 12। और फिर ये बनाता है इधर आके ग्लूकोज, मतलब जिसका सूत्र है C6H12O6, और क्या बनाएगा? 6O2 और जल बनाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम, देखते हैं। ये देखो 2022 में क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल भी आया था, आंकिक प्रश्न से कहते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है ना। तो कह रहा है इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। ये मान लो क्या है, वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ पे केंद्र होगा, इसकी जो त्रिज्या है आर का मान वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर कह रहा है कि आधा चक्कर लगाना है, तो बताओ आधा चक्कर क्या कहलाएगा? अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो वृत्त की परिधि होगा 2πr, और आधा चक्कर लगाए तो कितना चक्कर होगा? मान लो, चलो इसको अगले एक क्वेश्चन में समझते हैं, बनाते हैं। ये रहा वृत्त, ठीक है ना। ये क्या होगा? वृत्त का केंद्र होगा, मान लो O मान लिया। और ये क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होती है, और ये भी त्रिज्या, तो ये व्यास कहलाएगी। अब मान लो कोई बिंदु यहाँ पर A है, यहाँ से चलना शुरू करता है और ये इसका आधा चक्कर लगाता है, तो आधा चक्कर कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे पहुँचेगा। मान लो बिंदु B, तो वस्तु कहाँ पहुँचेगी? A से B, और इसकी त्रिज्या दिया है कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो क्या बताना है, कितना इसने दूरी तय किया और विस्थापन। तो दूरी क्या होती है बताओ? अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचेगा, पूरा वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। अगर एक चक्कर पूरा लगाता तो ये कितना चलता? 2πr चलता, समझे आप। लेकिन ये आधा चक्कर लगाया है A से B तक, तो 2 से हम क्या कर देंगे? भाग, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो दूरी कितना तय करेगा? यहाँ से यहाँ तक πr की ये दूरी है, हम बता रहे हैं ये कितना है? दूरी है, ठीक है ना। तो बताओ कितना आएगा? पाई का मान क्या होता है? 22/7, और गुणे आर का मान कितना दिया है? आर का मान 4 दिया है, तो आप गुणा कर दो, 22 चौक 88, और बटे कितना आएगा? 7 आएगा, भाग कर दो, 7 एकम 7, 1 8, है ना। 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 18, उसके बाद 40 हो जाएगा, 7 तरीके 21, ऐसे लगभग में इतना मीटर की दूरी तय करेगा। अच्छा, ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर दूरी। अच्छा, बात करें यहाँ पे कि जो विस्थापन होगा कितना होगा, तो विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये वाली दूरी विस्थापन होगी, ये है ना। कितना होगा? 4 ये वाला और 4 ये वाला, तो 8 सेंटीमीटर। विस्थापन कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो विस्थापन 8 होगा, जबकि दूरी A से B तक क्या होगा? परिधि की आधी, पूरी परिधि 2πr होती है, तो आधा कर देंगे तो πr होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में, आगे देखेगा। चलिए इस क्वेश्चन पत्ती के प्रमुख फिर भाग, ये देखो ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, तो अभी आप पढ़े थे। पत्तियों के अगर मुख्यतः भाग की बात करें 3 होता है, पर्णधार, पर्णवृंत और पर्णफलक होते हैं। और वैसे अगर पार्ट आपको लिखना है तो आप लिख दोगे क्या क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है ना, पुष्प होता है, ये सब चीज़ें होते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट, 2022 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है चेंज वाला कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है, याद रखना। और जो माइक्रोमीटर है, जो पिकोमीटर है, ये सभी मीटर जो होते हैं क्या होते हैं, ये मूल मात्रक से छोटे होते हैं, मतलब मीटर से छोटे होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। और 1 पिकोमीटर में याद रखना 10⁻12, माइक्रोमीटर को पिकोमीटर बदलना है तो 10⁻6 होता है, ठीक है। माइक्रो और पीको में बड़ा बात करें तो माइक्रो बड़ा होता है, पीको छोटा होता है। और याद रखना कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, नैनोमीटर, तो 10⁻9 मीटर, ठीक है। और अगर बात करें एंगस्ट्राम में तो 10⁻10 होता है। ये सब चेंज रूल पढ़ लेना एक बार आप, ठीक है। अगला, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। क्या नाम है, याद रखना इसको। बेलन मतलब सिलेंडर जो है, बेलन ये हो गया है ना, और वृत्तीय हो गया। इसके जो व्यास और इसकी व्यास को और इसकी लंबाई और इसके व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है, जो मेटाबॉलिज्म में क्रियाएं होती हैं कितने प्रकार की, 2। कौन कौन, उपापचय और अपचयन, उपचयन और अपचयन होती है, ठीक है ना। क्या होती है, उपापचय, उपचयन नहीं, उपचयन और अपचयन होता है, यहाँ गलत लिखा है, उपचयन होगा। उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है, उपचयन और अपचयन। अगला, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है तो टाइम नहीं लगाते हैं। आपने पढ़ा था कि ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, तो निश्चित होते हैं। अगला, परमाणु किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्या है, तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकता, है ना। तो परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें भाग ले सकता है, और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब किसी न किसी के साथ ही होगा। अगला देखिएगा क्या दिया गया है, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुदभेदी पौधे का एक नाम बताओ, तो नागफनी। अब मरुदभेदी पौधे क्या होते हैं, ये मरुस्थल में उगते हैं जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं किस शेप में हो जाती हैं, कांटों के रूप में। तो कभी कभी यही पूछता है कि मरुदभेदी पौधे की पत्तियाँ कैसी होती हैं, तो कांटे के रूप में बदल जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये हो गया नागफनी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम नेक्स्ट, ये रहा, घर्षण बल को कम करने के क्या उपाय हैं। अब घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल जैसे आप रोड पे चल रहे हो, है ना, और कोई कार चल रही हो और रोड पे कुछ समय के बाद ब्रेक लगाने के बाद क्या होती है, रुक जाती है एक बिंदु पे जाके, तो ये घर्षण बल के द्वारा ही रुक जाती है। इसमें होता क्या है, अगर इसको कम करना है कि ये ना रुके तो बताओ क्या करेंगे। इसका जो मशीन की अगर बात करें, जो मशीन में अलग अलग पुर्जे लगे होते हैं, है ना, उनको घिसने और टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक, मतलब जैसे ग्रीस व्रीस या तेल लगाकर, है ना, उनके घर्षण बल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे मान लो सिलाई मशीन है ना, उसके जो है उसमें घर्षण ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि वो रुक रुक के चल रही है, तो उसके घर्षण को अगर हमें कम करना है तो उसके पुर्जों में क्या करना पड़ेगा, उनके पुर्जे टूट सकते हैं अगर लगातार घिसते रहे तो उन्हें बचाने के लिए उसमें हम तेल या ग्रीस लगाकर क्या करते हैं, उनके घर्षण बल को कम कर देते हैं। अगला, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। देखो भी इसके पहले आप पुरुष के जो है पुष्प के पुरुष अंग का नाम लिखे थे, जिसको क्या कहते हैं, पुंकेसर, और जो मादा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है ना। पुष्प के मादा अंग का नाम क्या होता है, स्त्री केसर कहते हैं, ये होता है। और इसको देख लेना, शायद इसी को जायांग भी बोलते होंगे, तो ये होता है। अगला, सजीव का एक लक्षण बताओ। तो सजीव में कई प्रकार के लक्षण हैं। सजीव क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, पोषण क्रिया और उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं सजीवों में होती रहती हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम बताना है दो, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं। शाकाहारी जो केवल क्या खाते हैं, पेड़ पौधे, और मांसाहारी जो मांस खाते हैं, तो ये तो एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ये देखो दिया भी है एग्जाम्पल, शाकाहारी में बकरी और खरगोश हो गया, और शेर चीता ये मांस खाते हैं। अगला,
और सर्वहारी में बात करें तो मनुष्य बेस्ट एग्जाम्पल है। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएँ होती हैं, तो पदार्थ की फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, अवस्थाएँ, टाइप्स, तो 3 मैंने बताया था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में आकृति तो निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस में ना तो आकृति और ना ही आयतन, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। अगला, समय का मानक मात्रक क्या है, तो समय का मानक मात्रक सेकेंड है ना। मानक मात्रक क्या है, जो मूल मात्रक हैं कितने हैं, 7 हैं। दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है ना, ये सभी हैं। और जो दूरी का होता है क्या होता है, मानक मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। और ज्योति तीव्रता है ना, पदार्थ की मात्रा का ही हो गया। उसके बाद 7 होते हैं, याद रखना। जंतु एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये तो आप कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध एक क्या है, समांगी मिश्रण है। दूध क्या है, एक समांगी मिश्रण है। अगला, पत्तियों का प्रमुख कार्य लिखिए, तो पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, है ना। पेड़ पौधे इसी पत्तियों के द्वारा ही तो भोजन प्राप्त करते हैं, और किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अगला, ये देखो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखें, ये भी आया हुआ है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं, तो विद्युत बल के कारण, देखो विद्युतीय बल का मतलब जो बल विद्युत के कारण उत्पन्न होगा, विद्युत के द्वारा, तो वही विद्युत बल कहलाएगा। तो देखिएगा, विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय बल कहते हैं। तो विद्युत बल के कारण जब चीज़ें है ना वस्तु की ओर आकर्षित होने लगे तो उसे हम कहते हैं विद्युतीय बल। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज़ के टुकड़े क्या करते हैं, स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा किसके कारण होता है, विद्युतीय बल के कारण। तो एक प्रकार से शॉर्टकट में आप ये भी बता सकते हो कि वह बल जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय बल। और इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल अगर बताना हो तो आप कह सकते हो, जैसे जब हम प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद उसके कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका जो प्लास्टिक का टुकड़ा है उस पर क्या आ जाता है, विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल एक और पढ़े होंगे आप कि जब हम कंघी करते हैं बालों में और उसके बाद भी क्या करें, सूखे मतलब कंघी करें सूखे बालों पे, उसके बाद क्या करें, उसके बाद अगर हम कागज़ के टुकड़े को छोटे छोटे रखें उसके पास ले जाएं तो कंघी की ओर जो कण होते हैं कागज़ के टुकड़े वो आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। अगला, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, तो मछली का पहली बात तो धारा रेखित शरीर होता है नाव की तरह, दूसरा उनमें पंख पाए जाते हैं, तीसरा सांस लेने के लिए क्या होता है, गलफड़े होते हैं। मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में होते हैं फेफड़े, जबकि मछली में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गलफड़े जिन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे की विशेषता का और नाम लिखिए। तो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं ये दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं होती है। और आप पढ़े होंगे कि एक पौधे को स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए, NPK नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन तो मेनली चाहिए। तो एक पौधे को स्वस्थ रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो जो कीट भक्षी पौधे हैं ये दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को, अब कीट भक्षी पौधे का मतलब वो पौधे क्या होते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन ना प्राप्त होने के कारण है ना क्या करते हैं कि ये कीट भक्षी कहलाते हैं। और ये दलदली स्थानों पर उगे होते हैं और इनमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये कीटों का पाचन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं ड्रोसेरा, घड़परडी, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, कीट भक्षी पौधे के। याद रखना, ड्रोसेरा है, घड़परडी, ये सभी कीट भक्षी पौधों के अंतर्गत हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर उगे होते हैं और इनमें नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, जिससे ये प्रोटीन पाते हैं। प्रोटीन से इनको क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, जलीय पौधे के तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषता बताइए। तो जलीय पौधों के तनों के अंदर क्या होती हैं, असंख्य रिक्तिकाएँ होती हैं, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ कहते कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे कि जलकुंभी। कमल तथा कुमुदिनी के पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, चपटी होती हैं, इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, इससे पत्तियां गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। अगला, अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ, तो अभी आप कई विधि पढ़े थे, ऊपर हम बताए थे, मुकुलन है, विखंडन है ना, कायिक प्रवर्धन है,
ये सब पौधों में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से बिना देरी किए हुए। घर्षण बल। तो घर्षण बल मैंने बताया था दो वस्तुओं के संपर्क के बीच में लगता है ना। तो किन्हीं दो सतह के संपर्क के तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और अगर घर्षण बल को कम करना है तो क्या करते हैं? स्नेह का प्रयोग करते हैं, या आप कह सकते हैं कि तेल या ग्रीस लगाकर मशीन के पुर्जों को हम क्या कर सकते हैं, उनमें उनके बीच जो घर्षण है उसको कम कर सकते हैं। अगला, भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखो। तो उसे कहते हैं प्रकंद। क्या बोलते हैं? राइजोम कहा जाता है। तो अदरक के तने के रूपांतरण को क्या कहते हैं? प्रकंद, मतलब राइजोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, गति के द्वितीय नियम। तो गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। अगर न्यूटन के गति संबंधित नियम पूछे तो 3 नियम है ना। कौन कौन? पहला नियम जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना, कि जब तक कि कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो विरामावस्था में ही रहती है, और गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम जिससे बल की परिभाषा निकलती है, जिसका सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, जहाँ F क्या है? बल, m क्या है? द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार अगर बात करें तो किसी वस्तु पर बाह्य से, मतलब बाहर से लगाया गया बल जो है उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण है उसके गुणनफल क्या होता है? बराबर। देखो m क्या है? द्रव्यमान है, a क्या है? त्वरण, और बीच में क्या है? गुणनफल। तो बल जो है ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब बल का यहाँ से मात्रक याद रखना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने बल के बारे में खोज की थी। अगर न्यूटन ना दिया हो तो बताओ क्या मात्रक बनेगा? यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये नहीं दिया तो मात्रक बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सही है। और अगर CGS पद्धति में बल का मात्रक पूछे तो क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। और आपसे पूछ सकता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन में 10 की घाते 5 डाइन होते हैं। ये भी याद रखेंगे आप। ये हो गया। अगला, पारदर्शी और अपारदर्शी को समझाइए। तो पारदर्शी क्या होते हैं? पारदर्शी वस्तुएं होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, है ना, जैसे कि कांच पारदर्शी वस्तु हो गया। अपारदर्शी जिनके आर पार प्रकाश ना जा सके, है ना, उन्हें क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जैसे कुर्सी है, मेज है, दीवार है, ये पारदर्शी हैं। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? पहला हरा होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एकदम ईजी है। वर्धी जनन की 2 विधियाँ। तो पहला जड़ों द्वारा, जैसे कि जड़ के द्वारा हम नए पौधे बना सकते हैं। कौन कौन? एग्जाम्पल है डहेलिया है, शकरकंदी। इनकी जड़ आप लगाते हैं तो इनसे नए पौधे बन जाते हैं। बिल्कुल। तनों के द्वारा, तने में क्या है? आलू है, प्याज है, हल्दी है, लहसुन है। अगला, जड़ के प्रकार बताओ। तो जड़ जो है मूलतः कितने प्रकार के हैं? 2, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, है ना। मूसला जड़ जैसे कि मूली उली में पाई जाती हैं, आप देखे होंगे। अपस्थानिक जड़ जो कि, है ना, देखो जड़ ये हमने अगर बनाया, मान लो कोई पौधा है तो इसमें जड़ ऐसे होती है, एक तो ये होती है और एक फिर इसमें शाखा की तरह तमाम तरह निकली होती है। तो ये अपस्थानिक है, और जो एक जा रही है ये वाली, ये मूल या मूसला जड़ होती है। अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अलैंगिक जनन की विधि। देखो ये पहले ही पढ़े थे आप, विखंडन, मुकुलन। कीट बच्ची पौधों के नाम बताना है। तो ड्रोसेरा, इनको जरूर याद रखना, नेफेंथिस और यूट्रिकुलेरिया। कीट बच्ची पौधे कहाँ पाए जाते हैं? दलदली स्थानों पर, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी को पूरा करने के लिए। अभी आप पढ़े थे। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम। तो क्या क्या होता है? बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भंगुर और अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण भी देना है। तो भंगुर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाता है, जिनको अगर हम थोड़ा सा भी क्या दें, जिन पर लोड दें तो उनका चूर्ण बन जाता है, वो भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कांच है, कोयला है आदि, ये भंगुर है। अगला अभंगुर में क्या है? जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता, मतलब उन पर हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके वो चूर्ण अवस्था में आएंगे। जैसे लोहा है, लोहा को आप पीटते रहें बहुत ज़्यादा, तब जाके चूर्ण बन सकता है। तांबा है, ये सभी हैं। तो भंगुर में क्या है? जिनमें जो कि बहुत जल्दी ही चूर्ण का रूप ले लेते हैं, जैसे कि कांच है, कोयला है। और अभंगुर में आप देखें, जैसे कि जो ठोस होते हैं वो अभंगुर होते हैं, ये कह सकते हैं हम। ऊर्ध्वपातन क्रिया, देखो 18 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या है?
और एक पूछता है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थों के नाम बताइए। तो आइए देखते हैं। वे सभी पदार्थ जिनको गर्म करने पर वे बिना द्रव अवस्था में जाए सीधे किस में चले जाएँ, ठोस से गैस में चले जाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। और इसका एग्जाम्पल बहुत पूछता है, नौशादर है, आयोडीन है ना, कपूर है, नेप्थलीन है, ये सभी के सभी होते हैं, याद रखना। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, क्रिया। तो वह क्रिया जिसमें किसी ठोस को जब हम गर्म करें तो वह बिना द्रवावस्था में जाए सीधे किसी में चला जाए, ठोस से सीधा गैस में। एग्जाम्पल नौशादर है, आयोडीन है, कपूर है, नेप्थलीन, ये सभी हैं। अगला ये देखिए लास्ट पेज है और बहुत फास्ट हमने आपका रिवीजन करा दिया। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, है ना, मूल राशि है मूल मात्रक। तो वह भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और इन मूल राशियों को प्रयुक्त करने के लिए क्या करते हैं, जो मात्रक प्रयोग में करते हैं उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। उदाहरण के लिए मैंने बताया 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक हैं। दूरी है जिसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। समय है जिसका क्या होता है, सेकेंड, है ना। और यहाँ पे इस 2 ही दिया गया है, ऐसे और हैं। यहाँ पे पदार्थ की मात्रा है जिसका क्या होता है, मोल होता है ना। और उसके बाद बात करें कि यहाँ पे दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप होता है जिसका मात्रक क्या, केल्विन, है ना, केल्विन होता है ताप का मूल मात्रक। ऐसे 7 मूल मात्रक हैं और 7 ही मूल राशियाँ हैं, 2 पूरक मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, याद रखना। इस प्रकार आपकी क्लास को करते हैं एंड। आप रिवीजन 1-2 बार आप करना अच्छे से, आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो बस क्लास को करते हैं एंड। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।